अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इस वक्त जो एक मुबैना ऑडियो लीक का मामला चल रहा है, जिस पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत साबिक चीफ जस्टिस का दिफा कर रही है और मरियम नवाज़ साहिबा के बयानात सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। अब भी उन्होंने यही बात की कि साकिब निसार साहब बताएं कि मुझे और नवाज शरीफ साहब को सज़ा देने पर किसने मजबूर किया, और उसके साथ साथ ये भी कहना कि कुदरत का निज़ाम हरकत में आ चुका है। ये तमाम तर बातें हैं जो की जा रही हैं। इस ऑडियो लीक को अब तक मुबैना करार दिया जा रहा है और जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, उन्होंने क्या कानूनी चाराजोई करनी है, कहाँ का दरवाज़ा खटकाना है, वो अब तक ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे। तो जितनी ताख़ीर इस सारे मामले में आ रही है या उस मुबैना ऑडियो का फ्रांसिक ना कराने के हवाले से ताख़ीर आ रही है, वो इस वक्त नून लीग या तमाम तर अपोजिशन जो अदल के निज़ाम पर बात कर रही है उसको मज़ीद तक़वियत दे रही है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम इस सारे मामले पर बात करें। एक तरफ कहा जा रहा है कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला है, तो दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अदलिया ये साबित करे कि वो गैर जानिबदार है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ कुछ बात मैं PDM के मामले पर करना चाहूँगा। एक और बैठक हुई थी मौलाना फजल रहमान साहब, और जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक अब तक लॉन्ग मार्च या असम्बलियों से जो इस्तीफ़ों की बात है उस पर कोई इत्तफ़ाक़ राय पैदा नहीं हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से वैसे ही बाहर है। कुछ लोग गो ये इशारे ज़रूर दे रहे हैं कि दोबारा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में आए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ को वर्किंग रिलेशन हो। जॉइंट सेशन में भी हमने देखा कि एक इत्तफ़ाक़ हमें नज़र आया, लेकिन अब तक इस बात की भी कोई वजाहत नहीं है कि आया पीपल्स पार्टी शामिल होगी PDM में, और अगर नहीं होती तो बाकी PDM की जमातें जो हैं वो क्या मुस्ताफ़ी होने की जानिब बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी, या क्या लाएमल होगा। एक मुसलसल डेडलॉक और वक्त गुजरता जा रहा है। इसके साथ साथ आज कामयाब जवान कन्वेंशन हुआ, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो क्लेम किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने बहुत तारीफ़ें की उस्मान डार साहब की। इसमें स्किल सेट देना है, कर्ज़े देना है, नौजवानों को एम्पावर करना है, और एक क्लेम भी है कि हज़ारों के करीब अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों के लिए पैदा की जा चुकी हैं। मैं चाहूँगा कुछ बात हम इस पर करें। कल का हमारा गो के पूरा प्रोग्राम का इसी कामयाब जवान प्रोग्राम पर होगा, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मेहमानों की राय ली जाए कि जो पॉजिटिव चीज़ है उसको क्या किसी हद तक अप्रिशिएट किया जा रहा है या उस पर भी ऑपोजिशन की तनकीद है। तो ये 3 मामलात पर हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहादत अवान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपके वक्त अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, और नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अली साहब, बलोच साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। जब एक चीज़ मुबैना होती है तो वो प्रूव्ड नहीं होती, साबित शुदा नहीं होती, उस पर मुख्तलिफ राय हो सकती है। और अगर ये कह लिया जाए कि इस एक मुबैना ऑडियो में गुनाहों का इतराफ़ है, तो ये तो ऑडियो है। जो वीडियोज़ आई माजी में मुख्तलिफ लोगों की, वो भी क्या गुनाहों का इतराफ़ था? उस पर तो कोई बात नहीं की गई, वो फैब्रिकेटेड करार देकर ख़त्म कर दी गई। अब जब साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि आज जो मरियम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज हाई कोर्ट में उनकी पेशी भी थी, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर सहाफ़ियों के सवालात के भी जवाब दिए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने इस कि जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी सवालात उठाए गए हैं और जितने भी इस वीडियो या इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी पहले बातें की गई हैं, उन तमाम चीज़ों का बड़ी अच्छे तरीके के साथ उन्होंने अहाता किया। देखिए, सबसे पहले तो अगर इस वीडियो की बात करें तो जिस तरह से वो अपना निसार साहब के जो हमारे साबका चीफ जस्टिस हैं, उनका बयान आया कि ये मेरी आवाज़ ही नहीं है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बयान दिया जी। और देखें, वो कहते हैं ना कि बंदे को एक मतलब है कि वो झूठ बोलने पर फिर आगे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर जब एक नाम नहाद चैनल ने एक कैंपेन लॉन्च की और उस वीडियो को जो है वो मतलब है कि ये साबित करने की कोशिश की कि ये झूठी वीडियो है, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, ये तो आवाज़ तो इन्हीं की है, लेकिन ये तो वो फलां जो जलसा है या जो कोई प्रोग्राम था, उन्होंने उसमें उनकी वो कोई साबित करने की कोशिश की लेकिन साथ ही फिर मरियम साहिबा ने कहा कि जो 3-4 जुमले थे, अगर ये आवाज़ उनकी थी तो फिर वो क्यों खा गए जुमले जो असल थे, जिसमें मियाँ साहब का जिक्र किया जा रहा था, मरियम साहिबा का जिक्र किया जा रहा था, इमरान खान का जिक्र किया जा रहा था, वो क्यों खा गए हैं, उनके बारे में भी बताएं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उन तमाम सवालात के जवाबात जो है वो उस चैनल ने। सर, आई गेट बैक टू माय क्वेश्चन अगेन। ये तो चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हुई हैं। मैं अपने सवाल की जानिब आऊँगा कि ये मुबैना ऑडियो लीक गुनाहों का एतराफ़ है,
तो जो मुबैना वीडियोज़ आती रही हैं वो किसी और शख्सियत के भी गुनाहों का एतराफ़ रही हैं या वो फैब्रिकेटेड थी और ये सही है? मैं तो ये सवाल किया सर। नहीं, आप किन वीडियोस का आप रेफरेंस दे रहे हैं? ज़ुबैर साहब की वीडियो आई थी, मुझे तो अभी हालिया वो वीडियो याद है, और तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोगों की आ रही है कि जो वीडियोस भी आई हैं वो इसमें तो फिर वो जस्टिस अरशद मलिक साहब की वीडियो भी आई है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, या तो फिर एक ही तराजू में तोलते हैं। हाँ, तोलें तराजू। सब वीडियोस को कह देते हैं कि सब वीडियोस ठीक हैं। देखिए, जो पहली बात तो ये है कि जो ज़ुबैर साहब वाली वीडियो थी उसमें आपको याद होगा कि एक बंदे का बयान दिया गया कि जनाब इन्होंने पता नहीं मुझसे इतने पैसे भी ले लिए और साथ पता नहीं मुझे वो बॉर्डर भुगाया। पहली बात तो ये है कि ज़ुबैर साहब तो अभी बरसर इक़्तिदार नहीं है, वो तो मौजूदा इल्ज़ाम की बात कर रहे थे, और अगर थे तो सबसे ज़रूरी था कि जिन्होंने वो वीडियो लॉन्च की वो उस वीडियो को मतलब है कि उस बंदे को सामने लाते ना, ताकि पता चल जाता कि ये सच्ची है या झूठी है। एक बंदे का इतराफ़ी बयान भी लगा हुआ था। फिर अगर वो सच्ची थी तो जिन्होंने वीडियोस बनाई थी और जिन वो मतलब है कि वो ख़वातीन को दिखाया जा रहा था उनमें से किसी खातून को सामने लेकर आते कि ये फलां खातून है या वो इतराफ़ी बयान दे रही हैं। इसमें तो ये जितने हैं, अब मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। पहली बात तो ये है कि जस्टिस सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया। जस्टिस सिद्दीकी साहब का बयान, वो हाजिर सर्विस उस वक्त जाए थे और उन्होंने एक चीज़, कोई मर्द मुजाहिद उठता है कि मतलब है कि जाहिर है जब हमारी अदलिया पर बात होता है तो अदलिया में बड़े आला तरीन और आला ज़र्फ लोग भी मौजूद हैं। जब उन्होंने एक चीज़ पर बयान दिया तो उस बयान के बदले में, उस सच बोलने के बदले में उनको तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन इस पर तो किसी ने इंक्वायरी ना की कि जो उन्होंने बयान दिया था वो सच था या झूठ था, वो पैगामात कहाँ से आते थे, वो तो आज भी मौजूद हैं याद में। मैं नहीं, मेरी आप गुजारिश सुन लें थोड़ी सी। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आप देखें कि जो अरशद मलिक साहब की वीडियो है, अरशद मलिक साहब की वीडियो आई जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने प्रेशराइज होकर ये सारा कुछ किया और उसके बाद उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बावजूद कि उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया, जो उन्होंने फैसले किए थे उनको कालअदम करार नहीं दिया गया। मतलब ये भी कैसा उसने इत्तफाक है। जो वो आपके सामने एक एफिडेविट आया है गिलगित बल्तिस्तान के मतलब है जो जज है साहब का, उनका बयान आपके सामने वो स्टैंड करते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट, मेरी गुजारिश है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दी गई है। लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि कोई इंक्वायरी नहीं कर रहा कि आया उस बयान में अगर सच्चाई है उस पर इंक्वायरी की जाए कि ये वाकई सच बोल रहे हैं या चले गलत कह रहे हैं, और उसकी सजा का तयन कौन करेगा। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सेनेटर साहब, कौन है जो ये ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक करता है? ये अपने अपने मीडिया सेल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कोई और ताकतें हैं? ये क्या रवाज क्या चल निकला है कि कभी किसी की ऑडियो, कभी किसी की वीडियो, फिर बदले में किसी की वीडियो? ये बड़ा खौफनाक है सभी के लिए। अरसलान साहब, ये कोई वीडियो वो वाली नहीं है कि किसी के दरवाजे के ऊपर कोई लिफाफा दे के चला गया, मालूम नहीं किसके अंदर क्या है, कैसा अमूमन सुना। ये तो अंडरस्टूड है कि अहमद नूरानी साहब उन्होंने इसको लीक की है। अब सिलसिला सूरत हाल ये है कि हमारे पास सिलसिला पहले जिस तरीके से हमारे भाई ने कहा कि पहले जो अरशद मलिक साहब की भी वीडियो आई और अब ये वाली भी वीडियो आई, और आपको पता है आज के दौर में आईटी में आपसे बेहतर कौन जाता है कि ये चीज़ें बनाना बिगाड़ना कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। मैं सेनेटर साहब एक चीज़ जो जानना चाहूँगा, आपने अभी नूरानी साहब का जिक्र किया, सहाफ़ी हैं, मेरे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं इतनी पुरानी किसी की ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकूं या उसको फिर पब्लिक कर सकूं, या मैं कहूँ मैंने अपने ज़राए से जमा कर ली है। ये तो कोई और ताकतें होती हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है कि वो ये चीज़ें टैप कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें। ये एक सहाफ़ी कर रहा है समझ से बाला तरह। तो देखें, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ताकतों ने ऐसा काम किया है तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि वो कुछ ताकतें जो है मेरे भाई की पार्टी को सपोर्ट करने के मूड में।
तो बात सिलसिला ये मैं कहना ये चाह रहा था कि इस किस्म की कोई चीज़ आती है तो हमारे पास उसके लिए एक सिस्टम है, वो है फोरेंसिक का। तो जब तक ओरिजिनल चीज़ कहीं पे नहीं जाएगी उस वक्त तक उसका जो है फोरेंसिक टेस्ट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि वो एक अलग चीज़ है कि है वीडियो या नहीं है, लेकिन इस वक्त बात ये है कि दो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनके माबैन एक इल्ज़ाम या हकीकत या जो कुछ है वो तनाज़ा है। तीसरा जज जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉग्निज़ेंस ली है, मेरे हिसाब से इसलिए कि तीसरा चूँकि सिटिंग जज है, अदरवाइज़ मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना इस इशू पे किसी को नोटिस इशू ना करती, क्योंकि सिटिंग जज के ख़िलाफ़ भी अगर उसको इन्वॉल्व किया जाएगा तो डेफिनेटली कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट उस इशू को देखे। अब सिलसिला ये है कि मैं समझता हूँ कि पोलिटिकल पार्टीज़, अवाम, सो मच सो के बार एसोसिएशन जो हैं अब वो ये मुतालबा कर रही हैं कि इस इशू पे जब अदारे तबाह हो रहे हैं और अदलिया के तशख़्ख़ुस के ऊपर अगर कोई इस किस्म की बात हो रही है तो हमारी अदालतें खामोश क्यों हैं? वो कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर सुओ मोटो लिया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पब्लिक में सिर्फ यही टॉक ऑफ द टाउन सुबह शाम आप देखें यही वीडियो चल रही है। तो मेरा कहना ये है कि दो में से एक चीज़ तो गलत है, दो में से एक चीज़ तो सही है। इसको कौन डिसाइड करेगा? जहाँ तक फ़ायदा लेने ना फ़ायदा लेने की बात है तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने फ़ायदा लेना है या किसी ने फ़ायदा नहीं लेना। जिसी ने फ़ायदा लेना है तो वो कोर्ट में ले जाके देगा, लेकिन अदारे तबाह हो रहे हैं। कम से कम इस वक्त आला अदलिया को इसको तय करना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर इन कैमरा जो है इसको प्रोब करना चाहिए, और जो भी आदमी जिसके खिलाफ, जिसने गलत किया या जिसने पहले गलत किया, दो में उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। अदरवाइज एक और इसका सिलसिला सूरत हाल ये है कि दोनों जजेस थे, हमारे पास बदकिस्मती इस मुल्क में ये है कि 2009 में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो कॉग्निजेंस लेती है और जज को कहते हैं मियाँ या तू पेंशन ले चला जा या तेरे खिलाफ एक्शन होगी। तो यहाँ दोनों जजेस जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो मेरा कहना ये है कि उन रूल्स को भी बदली करना चाहिए और वहाँ पे भी ये मसला टेकअप होना चाहिए। और अगर आप देख लेते हैं कि फ़ौज में या बाज़ अदारों में अगर इस किस्म की कोई ट्रायल होती है या कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बैक बेनिफिट्स जो हैं वो भी फोरफिट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तीसरा सतून है अदलिया हमारे मुल्क का और आदिल और अदल, और उसको अगर इस तरीके से बदनाम कर दिया जाए तो अवाम कहाँ जाएंगी? हुकूमतें जो हैं उनसे किसी को एतमाद नहीं है। अवाम जो है इस वक्त जिस चक्की में पिस रहे हैं वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल ये है कि कौन सा ऐसा अदारा है, आप माजी करीम में देख लें तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का क्या हाल हो गया, हमारी फोर्सेस का जो है वो क्या हाल हो गया, पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उन पे जो ब्लेम गेम सुबह शाम उनकी जो इज़्ज़त अफजाई होती है हुकूमत की तरफ से या कहीं से, तो भाई ये मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के लिए ज़्यादती हो रही है। सब लोगों को सोचना पड़ेगा और इन चीज़ों के लिए जो भी सामने आए उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा इंसाफ होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये इतना हिस्से में मामलात नहीं रहने चाहिए कि कौन है। डेफिनेटली अवाम सवाल कर रहे हैं, अदलिया का अपना मोराल इस वक्त क्वेश्चनेबल है। नदीम कुरैशी साहब, ये सारा मामला तो इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पाकिस्तान मुस्लिम नून के दरमियान, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपके वज़रा और आप लोग किस तरह से दिफा उनका करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़रा मुझे अगर समझा दें तो मैं बेहतर होगा मेरे लिए। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अरसलान, हम दिफा अगर कर रहे हैं किस ग्राउंड पे कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब की गुफ्तगू को मंसूब किया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब को दानिशा सजा दी गई और किसी के प्रेशर पर दी गई और उसके बेनिफिशियरी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। मैं समझता हूं हमने देखना यह है कि ये सारा सीक्वेंस कब शुरू हुआ। ये सीक्वेंस उस वक्त शुरू होता है, ये आगाज उस वक्त होता है जब अरशद मलिक साहब की वीडियो रिलीज की जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मरियम बीबी ये सारा सिलसिला शुरू करती है। उसके बाद इन्होंने टारगेटेड पहले पाकिस्तान की अफवाज पर, मुझे अब मैं लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट कहूं या जूम आने की बात करूं, पाकिस्तान की अवाम भी समझती है और पूरी दुनिया समझती है कि क्या कहा जा रहा है। इन्होंने टारगेट किया पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, पाकिस्तान की ISI के हेड को, और बैरून मुल्क बैठकर किया अपनी स्पीचेस में नवाज शरीफ साहब ने और बाद में मरियम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टारगेट किया। जब इनको वहां से इनको इनके मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए तो फिर मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर जब सारी चीजों को वॉच करता हूं
तो मैंने जो ये मुनीरा जहांगीर का प्रोग्राम अभी पिछले दिनों हुआ, इसमें नवाज शरीफ साहब की स्पीच करवाई गई, उसको पड़ोसी मुल्क के तमाम मीडिया ने 24 आवर कवरेज दी, इस पर डिबेट की, उसको बार बार दिखाया गया। अजाइम सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की कई इदारों को जो ना सिर्फ मुल्क की सलामती के, मुल्क की मजबूती के ज़ामिन है, उनको कॉन्ट्रावर्शियल किया जाए। ये मतलब क्या, कौन सी ऐसी बात है कि ये आप एक ऑडियो के बुनियाद पर पूरे निजाम को मिलाइन करें, आप पूरे निजाम को टारगेट करें, आप बार बार ये साबित करने की कोशिश करें कि जी आपको वोट नहीं दिए, आप बगैर वोट के मुंतखब हुए। मैं ये समझता हूं कि जस्टिस कयूम के जमाने से जब एक शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई थी, आज तक अगर कोई एक जमात इन सारे मसाइल को पैदा करने की जिम्मेदार है तो वो PMLN है। मैं बबांगे तो कहूंगा भी अली गौर भरोसा को गुस्सा आएगा, लेकिन आप यकीन करें ये अपनी निजी फैसलों में तो इस बात पर भले खुश होंगे जी प्रेशर बढ़ा, लेकिन पब्लिकली बहुत ज्यादा लोगों में मायूसी है ये सारा कुछ देखकर। वो लोगों की राय ये है कि जो लोग इस मुल्क में 3-3, 4-4 बार प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर रहे हों, वो अपने जाती मफादात के लिए कौमी मफादात को इस तरह कुर्बान कर सकते हैं कि हर रोज एक नया स्कैंडल। लंदन बैठकर एक जज जो अपने आप को जस्टिस कहते हैं और जिसके बारे में वो जो राना शमीम साहब है, सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन है कि वो अपने आप को जस्टिस नहीं लिख सकते, और उनके नॉमिनी नवाज शरीफ थे, उनको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज मुकर्रर किया गया था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी। कुरैशी साहब एक बात बताइएगा, ये उनको सजा कैसे हुई कैसे नहीं हुई, ये ऑडियो सही है या गलत है, ये तो सारी बातें अपनी जगह पे हैं। बेनिफिशरी कौन था कौन नहीं, आप इक़्तिदार में थे, नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं और आज तक किसी को नहीं पता कि कैसे क्यों, आपकी मेडिकल टीम किसी को एहतसाब के अमल में नहीं आप लोग लेकर आए। ये भी आप दूसरों से सवाल आज पूछते हैं, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे चले गए थे वो, तब किसने भिजवाया था, कौन से अवामिल कार फरमाते थे? आपको अंदाजा नहीं है कि कौन सी आला अदालत ने उनको इजाजत दी थी? सर मैं तो बात कर रहा हूँ उस मेडिकल टीम की जिसने ये कहा था कि ये कंडीशन है वो कंडीशन है, अब वो मुशीर सेहत भी बन गए, फिर आपके अपने लोग थे, उनसे सवाल ना करें सर। देखिए गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, लेकिन जब अदालत ने उनको इजाजत दी कि जिनको भेजा जाए, तो पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत होती है उसको अदालत का फैसला मानना है। पाकिस्तान की अदालत ने उनको इजाजत दी जाने की, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इजाजत दी, उनके गारंटर्स थे, उनकी गारंटर्स की जिम्मेदारी पर उनको जाने की इजाजत थी। अगर उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं भी थी और मेडिकल बोर्ड ने चेक भी किया, वो उस वक्त की रिपोर्ट से बिल्कुल ठीक थी। हमने देखना ही है कि मेडिकल ग्राउंड पे एक सजा याफ्ता शख्स बैरून मुल्क जाता है और फिर वो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के इदारों को ललकारता है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये क्वेश्चन करता हूँ तमाम इदारों से, यदि आप इस कैपेसिटी में एक शख्स को अलाउ करते हैं कि वो पाकिस्तान की अदालतों से सजा याफ्ता हो, मुझे जाती तौर पे कोई रंजिश किसी के साथ नहीं है, मैं भी हो सकता हूँ, खुदा न खास्ता कोई भी शख्स हो सकता है। कुरैशी साहब आपकी बात पहुंच गई मुझ तक, मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। तो ये सारा मामला यकीनन इस वक्त हकीकत ये है कि फ्रांसिक होना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतनी बातें बढ़ती जा रही हैं और उतना एतमाद उठता जा रहा है अदलिया से, जो कि यकीनन एक अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जो दूसरा मामला है, अली साहब आपसे जानना चाहूँगा, PDM अब है भी या नहीं है, या उसका कोई मकसद, कोई अभी तक ना लॉन्ग मार्च थे ना असम्बलियों से इस्तीफे तय, मौलाना साहब की अपनी परवाज़ है और बाकी कोई बात बन नहीं रही है। इतने सारे मसाइल जिनका आपने तज़किरा किया या हम सब करते हैं या आवाम के तंग होने की बात करते हैं, उसके बावजूद अपोजिशन की जमातें मिलकर भी कोई टफ टाइम देने को तैयार नहीं है इस हुकूमत को। देखिए गुजारिश ये है कि मैं आपके सवाल के जवाब से पहले, चूँकि कुरैशी साहब ने एक दो बातें की हैं, तो मैं उनका जो है वो उनकी खिदमत में गुजारिश ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए इदारों की बात की, पहली बात तो ये है कि जो अभी इशू चल रहा है
इसमें मेरा ख्याल है कि इनका तो कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये तो बेनिफिशरी हैं उस निज़ाम के, एक मतलब है कि एक कठपुतली बने और एक मतलब है गैर सियासी निज़ाम का ये हिस्सा बने, वो एक अलग बात है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में तो इनका नहीं है। तो इनके पैनिक होने की बात जो वजह है वो हमें समझ नहीं आती कि ये फिर अगर ये इतने ही समझते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है तो फिर इनके पैनिक होने की क्या वजह है। दूसरी बात ये है कि इदारों की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात। मुझे कुरैशी साहब एक वैसे तो मेरे भाई हैं, लेकिन इनके मुंह से जमहूरियत का दरस सुन के बड़ी मुझे खुशी हुई कि भाई बात ये है कि फिर ये इमरान खान की उन वीडियोज़ का जिक्र क्यों नहीं करते जो वो आज तक कंटेनर पे खड़े होकर, आपको पता है तमाम कोई ऐसा इदारा है जिसको इमरान खान ने नंगी गालियां ना दी हों, फौज के इदारे को नहीं दी हैं। अगर कुरैशी साहब के पास वीडियोस नहीं हैं तो ये मुझे अभी टॉक शोज़ में बता देंगे, इन्होंने नहीं सुनी हुई कि उन्होंने फौज के और जर्नैलों के बारे में क्या बयान दिए थे। फिर उसके बाद मुझे बताएं कि जो आपके वज़रा लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, ये भी इदारों की है। क्या वो इदारे नहीं थे जब आपने कंटेनर पर चढ़ के पार्लिमान पर चढ़ाई की, जंगले तोड़े, सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, पीटीवी पर हमला किया और आप कहते थे कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान ना आए, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आपने ऐलान किया, गैस और सुई गैस और बिजली के बिल आपने जलाए, वो इदारों की बात नहीं थी। आपके वज़रा शादी की तकारीब में जाते हैं और साफियों को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, क्या ये इदारों की तजलील नहीं है? फिर उसके बाद आपके वज़रा टॉक शोज़ में जाते हैं और जूते उठाकर टेबल के ऊपर रख देते हैं, क्या ये इदारों की तजलील की बात नहीं है? मकसद ये है कि इस किस्म की झूठी और वो मन घड़त बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान वो लोग, वो मुक्तदर हल्के, वो ताकतें जो इस सियासी निज़ाम को, जो इस जमहूरी निज़ाम को सोप ताज करती हैं, जो इसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करती हैं, जो इस निज़ाम को जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती हैं, उन ताकतों को ये समझाने और रोकने का वक्त अब आ गया है कि खुदारा जिस तरह से जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मुआशी तौर पर पाकिस्तान इतनी गिरावट में नहीं आया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने वहां पर पाकिस्तान में करप्शन और गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई सड़कों पर नाचती और दनदनाती फिर रही है, लेकिन कमाल है जो किसी के कान के ऊपर जूं तक भी रिंगे। गुजारी ये पीडीएम की बात कर रहे थे, देखिए पीडीएम एक तहरीक का नाम है, पीडीएम एक जद्दोजहद का नाम है। वो तो होती है सर जो मुतहरिक, मेरी गुजारिश सुन रहती है ना, ये तो मुतहरिक पीडीएम बिल्कुल मुतहरिक नहीं, जमूत का नहीं। देखें बात ये है कि ये पीडीएम की तहरीक ही थी। जब से ये पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, आपने देखा है कि इस दौरान 12 के 13 इकट्ठे एक दफ़ा बाई इलेक्शन हुए, उसमें से 11 सीटें जो थीं वो पीटीआई ने हारी और कराची की अवाम ने जो वाडा साहब वाली इन्होंने घपला करके सीट जीती थी, वहाँ पर ये 6ठे नंबर पर आए और कराची की अवाम ने इनको किक आउट किया वहाँ से। ये वो मोटिवेशन है, ये वो अवेयरनेस है अवाम में। और डस्का के इलेक्शन में तो ये वोट चोरी करते हुए इमरान खान, न्याजी एंड कंपनी रंगे हाथों पकड़े गए। जिस तरह से इन्होंने हुकूमती वसाइल और हुकूमती में मशीनरी का बेदर्दी के साथ एक गैर कानूनी तरीके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ फैसले दिए, इनको आईना दिखाया। पीडीएम के इजलास जारी हैं, आइंदा का लाया अमल हम ऐलान कर रहे हैं। साबका हमारी जद्दोजहद के नताइज आपके सामने आ चुके हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद चला रहे हैं। ये जद्दोजहद जारी रहेगी। असम्बली के फ्लोर के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। और इंशाअल्लाह ताला इनकी कोई ईवीएम जादू वाली मशीन जो है वो आने वाले इलेक्शन में इनको फायदा नहीं पहुंचा सकेगी। चाहे ये कलभूषण यादव को एनआरओ दे दें असम्बली के फ्लोर के ऊपर, लेकिन ये आने वाला इलेक्शन जो है अली भाई, ये बड़ा अच्छा किताब है, ये बड़ी अच्छी तकरीर है, जीता जाएगा। ये बड़ी अच्छी तकरीर है, ये हम सुनते आ रहे हैं। अमली तौर पर पीडीएम कुछ करेगी या नहीं करेगी? एक सवाल, एक जुमला। जी बिल्कुल, पीडीएम का मकसद जद्दोजहद करना है, वो जद्दोजहद कर रही है, वो जद्दोजहद जारी रहेगी। आने वाले अनकरीब आपको मजीद फैसले 5 तारीख को आपके सामने आ जाएंगे और हम इंशाअल्लाह ताला आपको लॉन्ग मार्च भी करते हुए नजर आएंगे। हम महंगाई और इस लाकानूनियत के खिलाफ
और आइन तोड़ने के खिलाफ आपको हम सड़कों पर और गलियों में नजर आएंगे और पाकिस्तान के अवाम के साथ छाना बिछाना चलेंगे इंशाल्लाह। सेनेटर साहब बड़ी बातें बड़ी अच्छी की हैं बलोच साहब ने। मुझे मेरा ख्याल बेहतर ये है अली साहब का जवाब आप कुरैशी साहब से लें, क्योंकि टोटल भाई का जो फोकस था वो मौजूदा गवर्नमेंट की साइड पे था, तो उनका ले लें, तो उसके बाद मैं अपनी इनपुट आपको नहीं आप मैं आपसे जानना जो चाह रहा हूँ, आप उसी की तरफ आते हैं। कुरैशी साहब अपनी जगह पर जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इज देयर एनी चांस? अभी हाल ही में खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि मैं बाहर होता तो शायद पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती, और भी कुछ लोग कहीं ना कहीं इस बात का इजहार करते हैं। इज देयर एनी चांस कि अब दोबारा मिलें? क्योंकि ये तो जो पीडीएम है वो अब तक इख्तलाफ राय उसमें इस्तीफों पर बरकरार है। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि असम्बली में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इस्तीफे इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और कोई तरीका जो छोटे मोटे एहतजाज है अवाम की सपोर्ट के लिए वही रहेंगे या कुछ और भी पीपल्स पार्टी करने? देखें असलान साहब, ये बात एक हकीकत है और वक्त के साथ साथ ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी लाहेअमल बनाती है अपनी सीईसी दोस्तों की मशावरत के साथ किसी नतीजे पे पहुंचती है। ये तो बात अंडरस्टूड है कि पीडीएम से पहले जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, बिलावल भुट्टो साहब ने सब दोस्तों को इकट्ठा किया और उसके नतीजे में पीडीएम वजूद में आई। उसके वजूद में आने के बाद शुरू की मूवमेंट आपने देखी बेहतर चली, लेकिन हमारे चंद दोस्तों पीडीएम में जो अभी भी लोग हैं उनका कहना ये था कि भाई पहले सबसे पहले आप रिजिग्नेशन दे दें। हमारा कहना ये था कि डेमोक्रेसी को चलना चाहिए और अगर रिजिग्नेशन भी होंगे तो इलेक्शन होंगे। ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो भी चेंज हो या जो भी स्ट्रगल हो विद इन दी पार्लियामेंट होनी चाहिए। और हम आज भी अपनी बात पे खड़े हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है और आपने जॉइंट सेशन में देख लिया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बात पे, अपने स्टैंड पे उनके साथ खड़ी हुई है। तो पहला लाहेअमल तो जो भी है दोस्तों की मशावरत से जो है शहबाज शरीफ साहब ने बनाना है। अब रह गया जो हमारे भाई की अली साहब की पीडीएम जो है, पीडीएम उस बात पे अब आ गई। उन्होंने पहले कहते थे रिजिग्नेशन दें, रिज़ाइन तो किसी ने दिया नहीं। उसके बाद अब उन्होंने कहा जी धरना देंगे और धरने पे पहुंच के रिज़ाइन देंगे। अब ये है कि अनकरीब ये भी फैसला हो जाएगा कि धरने के बाद अगर रिजिग्नेशन आते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यही है कि हम पार्लियामेंट के अंदर रह के अपनी जद्दोजहद करें और नो कॉन्फिडेंस जो वो मूव करें। और यकीनी तौर पे आप देख लें, ये हमने साबित किया है। अगर आप देख लें तो हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन आपके सामने है, पिछले जो बिल गए थे उसमें आपने देखा क्या। लेकिन अगर आमिर लियाकत के बयान को सामने आप रख लें तो उनको क्या सपोर्ट है और किस तरीके से हो रहा है, तो ये बात हमने दोस्तों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं हमारे भाई की अली साहब की जो पार्टी में है, पहले हम ये समझते हैं कि वाज़ह तौर पे ये अभी तक इन्होंने फैसला नहीं किया कि हमने क्या करना है। क्योंकि एक दिन हम एक पेज पे स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको 5 साल पूरे करने चाहिए, दूसरे स्टेज पे हम कहते हैं जी कि इनको जो है हम घसीटेंगे। तो हमारा कहना ये है कि जो कुछ भी होगा, जो मुल्क और कौम आवाम इस वक्त जो मसला है वो आप समझते हैं वो महंगाई का मसला है, उस तरफ तो कोई सोच नहीं रहा कि आवाम जो है आवाम को रोज़ी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बदकिस्मती आप देखें कि इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कहते हैं जी इतने अरब पिछली गवर्नमेंटें हुकूमत लेगी उनको अंदर कर दें, और ख़ुद कर्जे लिए जा रहे हैं। आप देखें जितना लोन लिया गया 1 लीटर के ऊपर, अभी कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी जो है हम बढ़ा देंगे, 30 रुपये बढ़ाएंगे, 4 रुपये हर महीना 30 रुपये। तो 1 लीटर पे आप समझे 7 महीने के बाद अगर 30 रुपये बढ़ेंगे या अरबों लीटर करोड़ों लीटर रोज़ के जाते हैं, तो भाई आपको कर्जे लेने की क्या ज़रूरत थी। आप यही अवाम को ये रिलीफ दे दें। तो मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हो चुकी है। जितनी सियासी जमातें हैं उनको स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि इनसे कम से कम गुलू खलासी हो और आवाम जो है सुख का सांस ले सकें। कुरैशी साहब बात सुन ली आपने, अली साहब की भी, सेनेटर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया। इस वक्त ये तो एक बड़ा आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है कि महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, आवाम तंग है, पिस रही है, लेकिन कोई अपोजिशन आपके लिए टफ़ टाइम नहीं दे रही। इसके अलावा कोई ख्याल कि आवाम को कभी रिलीफ मिलेगा? पहला साल मुश्किल था, दूसरा टेक ऑफ का है, अब तीसरा, अब ये क्या क्रैश लैंडिंग के आखिरी साल हैं या कोई अभी भी टेक ऑफ मिलेगा हमें? देखिए अरफान साहब, महंगाई इंटरनेशनल फिनोमिना है
मैं हमेशा एक बात अर्ज करता हूँ, हम जो लोग जो मुंतखब होकर आते हैं, ये सर इधर हमने 2021 में आवाम को- इंटरनेशनल फिनोमेना मैं बना है या कहना- हमेशा? दो चीजें अर्ज कर दूं। हम जो मुंतखब लोग होते हैं, हमने अवाम की अदालत में जाना होता है हर इंतखाब में। मैं पब्लिक का बशख्स हूँ, आज भी अपने हल्के इंतखाब में मौजूद हूँ। अली गौर बलोच साहब और सेनेटर साहब इस बात को तायद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के मैयर इसको रिकवर करने के लिए नहीं हो रहे? ये अरबों रुपए के जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, और ये डिफरेंट जो किसान कार्ड दिया गया, हेल्थ कार्ड दिया गया, लोगों की सैलरी पिछले बजट में बढ़ाई गई, और पेट्रोलियम लेवीज और सेल टैक्स खत्म किए गए। क्या ये किस लिए? ये सिर्फ इसलिए कि इस वक्ती तकलीफ को लोगों की दूर किया जा सके। और मैं जाती तौर पे आपके हल्के में लोग क्या कहते हैं, दूर हो रही है वो तकलीफ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का 100% यकीन है इस बात का। कोई शख्स मुझे ये नहीं कहता कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप साहब उनको ने- भी मिलते हैं कुरैशी साहब जो सुनिए ना पीटीआई के जी। सपोर्टर नहीं है, उनकी भी राय लेते हैं या इसमें देखिए- सिर्फ वो नहीं की है देखिए, जो फैन फॉलोइंग? आपने अली गौर बलोच साहब का बातिल शिकन शोला बयां खिताब सुना पिछले 15 मिनट, और मैं बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। सर मैंने तो हमारा- 15 सेकंड कुरैशी साहब किए है, उसकी भी माजरत चाहता हूँ अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो। नहीं, आपको तो माजरत की जरूरत नहीं, हुजूर आपको सिखाया यही गया, क्योंकि आपने अपनी लीडरशिप को आप भाई है मेरे, आपने नहीं, आपसे माजरत है, लेकिन असूली बातें तो करनी पड़ती है। आपको एक खम का निशान आएगा व्हाट्सएप पे, आप कुछ हो जाएगा। आप कौम से झूठ बोलते रहे, कौम को भड़काते रहे, कौम को प्रोवोक करते रहे। लोग आपकी फीस का हिसाब जरूर मांगेंगे, लोग आपसे कीमत फीस का हिसाब जरूर मांगेंगे, लोग आपसे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आपसे मुरादा है। महंगाई पे तो रोशनी डाल दे, कब खुशखबरी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम देखिए, खुश हैं सारी मैं चीजें। आपको एक अर्ज कर दूं, इंशाल्लाह अवाम को इस बात का यकीन है कि जो लीडरशिप उनके ऊपर है उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। आज पेट्रोलियम दुनिया में बढ़ रही है तो मजबूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमेशा रहेंगी। हम कुछ देख रहे हैं जो इंटरनेशनल फिगर्स आ रही हैं, ये चीजें नए साल में 2022 के आगाज में ये चीजें कम होने की तरफ जाएंगी, चीजें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। हमने आपने लोगों को उम्मीद का पैगाम देना है। पेशावर में पीडीएम का जो चूरन बेचने वाली जितने हकीम थे, उन सबकी पक्की किसी ने भी नहीं देखा होगा लोगों ने कि पेशावर में क्या हुआ। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इस पीडीएम का लोगों को यकीन हो गई, या पीपल्स पार्टी को, इनके पास एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरह इक़्तिदार से जो दूरी है, अरसा दराज के बाद जो इन्हें पोजीशन बर्दाश्त करनी पड़ रही है, जो बगैर सरकारी स्क्वाड के, बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अपनी जाती गाड़ियां और जाती फ्यूल यूज करना पड़ रहा है, पता इनको उसकी तकलीफ ज्यादा है। ये जो 6 चीफ मिनिस्टर हाउस बनाकर, यहाँ कैंप ऑफिस बनाकर, और 10 प्राइम मिनिस्टर के कैंप जी आपने तो सर वो सारी दीवारें गिरा दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बन गया, गवर्नर हाउस और सीएम सेक्रेटेरिएट में तो लोग ऐसे आते जाते फिरते हैं, पार्क में पिकनिक मनाते हैं, ऐसे ही। सर अगर आइडियल हालात नहीं है तो पहले से बहुत फर्क है। आप जिस से बैठे हैं, यहाँ कितने प्राइम मिनिस्टर के कैंप ऑफिस थे, लाहौर में कितने ऑफिस थे, लाहौर चीफ मिनिस्टर के 6 कैंप ऑफिस थे सर। शाम को अकबर साहब ने मैंने जाना कहाँ है। कुरैशी साहब आपका पॉइंट आ गया सर पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, ये हमें अब पता चला है। इससे पहले कुछ और थी बातें, वो हम सब जानते हैं, उसको क्या दोहराया जाए कि महंगाई कब होती है, क्यों होती है, कौन चोर होता है। बट चलें, ये कौम अब सीख रही है कि ये एक इंटरनेशनल मसला है, ये बुनियादी मसला या हमारा लोकल मसला नहीं है। उम्मीद करते हैं इसको ओवरकम कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।